जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस मैंने आपके साथ जूम की लेक्चर में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह से जनरेट किए गए और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से आप लोग जो है वो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको डिटेल में प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपनी फ़र्स्ट जो है हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक ये इसके साथ प्रोडक्ट है और एक ये डिवीजन में है, और आपको कहा जाता है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें। तो मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। अब हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और फिर इसको जो है वो आप इसका साइन चेंज करके रैशनलाइज कर लें और अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसकी आप जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपका सोल्यूशन होगा। अब इसी तरह एक और अब हम अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें, प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अलग से निकाल लें, इसकी अलग से निकाल लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इसकी अलग से निकाल लें और इसको डिवाइड कर दें इसके आंसर पे, तो जो आज सोल्यूशन आएगा वो भी इक्वल ही होगा उसके जो आपने पहले निकाला होगा उसके। ठीक है, तो ये वाला तरीका थोड़ा ज़्यादा आसान है। लेट्स को पहले मैं कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, इसका नाम z है। ठीक है, तो z इसको अगर हम नाम लेबल दे देते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट और डिवीजन फॉर्म में आपके पास है। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली स्टूडेंट्स इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं z के आगे, आप इस तरह से, ये एब्सोल्यूट वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी तो उसको में हम इस तरह से लिख देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 माइनस √3 आयोटा, ठीक है, 5 माइनस 2 आयोटा ओवर √5 प्लस √7 आयोटा। ठीक है, तो ये जो मैंने ये इस तरह से लाइंस लगाई हैं, ये बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैंने अगर इसकी इस पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो मैं इसकी और इसकी निकाल देता हूँ और इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो वही करने लगे जी। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ Z1, इसको मैं कह देता हूँ ये Z2 है और ये वाला हमारे पास Z3 है। तो Z1 की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हम देखें तो वो बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगी, Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी √, हाँ जी, इसका स्क्वायर करेंगे ये 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आपके पास 3 आएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये बेसिकली 4 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा √7, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और √ स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया 3 + 4 7। ठीक है, इसका जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू Z2 की निकालेंगे तो वो स्टूडेंट मेरे पास आएगी 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 20 + 4 ये आ जाएगा √29। सिमिलरली जब इसका जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर √ से कैंसिल होकर 5 रह जाएगा, इसका स्क्वायर √ से कैंसिल होकर 7 रह जाएगा। तो ये आपके पास Z3 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी √5 + 7, ये आपके पास बन जाएगी 12। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली तीनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो अब बेसिकली मैं इन तीनों की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास सोल्यूशन फाइनल आपके पास आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा √ हाँ जी 7 मल्टीप्लाई √29 डिवाइडेड बाय √12, ये आपके पास Z की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइनल में आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट और इसको डिवाइड, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं कैलकुलेटर में अगर करना चाहें, अदरवाइज़ ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सोल्यूशन है। ठीक है, दोबारा से देखें, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट फॉर्म में या डिवीजन फॉर्म में हो तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू इंडिविजुअल नंबर्स की निकाल के उसको बाद में प्रोडक्ट या डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हों तो आप अगर दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग निकाल के ऐड करेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा। मतलब आपके पास अगर फॉर एग्जांपल Z1 + Z2 है, अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट होल वैल्यू निकालूं तो ये इक्वल नहीं होगा Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब कि अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के हम ऐड नहीं कर सकते, मतलब पहले मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी। प्रोडक्ट
और डिवीजन में तो हम कर सकते हैं कि हम अलग अलग निकाल के अलग इसकी और इसकी अलग अलग निकालें और उसको एंड पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास दो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो आप अगर इनकी अब होल एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, या इसका मतलब ये है कि दोनों को पहले ऐड करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, या अगर मैं दोनों को अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के ऐड करूँ तो ये दोनों इक्वल नहीं आते। इस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपको पहले दोनों को ऐड करना है, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको ज़रा काइंडली आपने ज़हन में रखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ये प्रॉब्लम आती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल बता चुका था, जो आपने फर्स्ट लेक्चर जूम पे हमने डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्गूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास होता है इस तरह से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये इक्वल आपके पास होता है टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। ठीक है, ये टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स है। जेड आपके पास बेसिकली अगर हम यहाँ पे लिखें ना, तो जेड आपके पास ये था एक्स प्लस वाई एयोटा। अगर मेरे पास जेड इस तरह की फॉर्म में हो कि उसका रियल पार्ट एक्स हो और इमेजिनरी पार्ट प्लस वाई हो, तो उसका जो आर्गूमेंट है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ जी बेसिकली इसके इक्वल होगा। ये बेसिकली थीटा होता है। ठीक है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। इसी को ही अगर आपने निकालना है ना, तो अगर आप कोस इनवर्स का निकालना है एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन सेम आएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर साइन इनवर्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप इन तीनों में से जो मर्ज़ी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप इस फार्मूले से भी आर्गूमेंट निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। ये चूँकि थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इस ज़्यादा हम जो अपने वर्किंग में मैं आपको जो टेक्निक बताऊँगा वो मैं ये वाली टेक्निक इस फार्मूले को यूज़ करके निकाल सकता हूँ। लेकिन आप इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जिससे मर्ज़ी निकालें। ठीक है, ये भी मैंने आपको वैसे डिटेल में बताया था, लेकिन चलें यहाँ पे दोबारा मैंने आपको रिवाइज कर दिया कि आर्गूमेंट ऑफ जी या थीटा जो होता है वो बेसिकली वाई ओवर एक्स के इक्वल आता है टेंजेंट इनवर्स के साथ। ठीक है, अगर आपके पास एक्स प्लस वाई होता कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह की फॉर्म में। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारा होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये होता है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट स्टूडेंट्स आपका जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली चारों क्वाड्रेंट्स में से किसी में होगा। फॉर एग्जांपल अगर तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, मतलब ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है वाई और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। ठीक है, ये आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, चूँकि यहाँ से एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखें अगर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये एक्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। मतलब इस फॉर्म में अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, फॉर एग्जांपल जेड आपके पास आता है -2 + 3i, तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसका एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, मतलब इस तरह का आपके पास आ सकता है जेड -2 - 3i। अगर इस तरह की फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है कि दोनों नेगेटिव हैं, तो वो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे हैं, एक्स की वैल्यू भी माइनस और वाई की वैल्यू भी माइनस। और चौथा ये हो सकता है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू माइनस है, तो इसका मतलब है आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। इसका केस ये हो सकता है 2 - 3i। इस तरह की केस में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। मतलब कहने का ये है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के आइडिया करना है कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं। अगर तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। पहले तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये देखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। अगर तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अगर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है,
अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और अगर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये फर्स्ट होता है, ये आपके पास सेकंड में होता है, ये आपके पास थर्ड में होता है, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो आपके पास जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू और आर्गूमेंट ऑफ जी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जो होगी ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट क्या होगी, अगर तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो वही होगी जो आर्गूमेंट ऑफ जी है, मतलब इक्वल ही होंगी, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जो है वो आर्गूमेंट ऑफ जी के ही इक्वल होगा अगर आपका क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में आपके पास सेम होगा, मतलब जो मैंने आर्गूमेंट ऑफ जी का फार्मूला लिखा है ना, ये ही होगा सोल्यूशन आपके पास, ठीक है। अब अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के आप जो निकालेंगे ना उस पाई माइनस आर्गूमेंट ऑफ जी, आपने पाई में से आर्गूमेंट ऑफ जी माइनस कर लेना, तो फाइनल सोल्यूशन आपके पास जो आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो एज इट इज़ ही होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल वैल्यू और आर्गूमेंट ऑफ जी एक ही होगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपने आर्गूमेंट ऑफ जी निकालना, उसको पाई में से माइनस कर देना, ठीक है। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें आप ये करेंगे पाई प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें आपने 2 पाई में से अपना आर्गूमेंट ऑफ जी जो है वो माइनस कर देना, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास आर्गूमेंट जी और प्रिंसिपल वैल्यू सेम है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर तो उस केस में पाई में से माइनस करेंगे आर्गूमेंट, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। आर्गूमेंट तो वही रहेगा फार्मूला टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक है, उसका सोल्यूशन आप पाई में से माइनस करेंगे अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई में ऐड कर देंगे आर्गूमेंट ऑफ जी, और अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 2 पाई में से आर्गूमेंट ऑफ जी माइनस कर देंगे। आई होप कि आपको ये बेसिक आइडिया हो गया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा जिससे आपको मज़ीद क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल है 1 प्लस आयोटा। स्टूडेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, y यहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि 1 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास थीटा किसके इक्वल आएगा, यहाँ मेरे पास आर्गूमेंट ऑफ z वो बेसिकली इक्वल आता है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, तो y और x दोनों 1 1 है, तो ये बेसिकली हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1। तो टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है, वो आपके पास होता है π/4 या 45 π/4, ठीक है। तो ये एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब अगर मेरा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल सेकंड क्वाड्रेंट में है, फॉर एग्जांपल ये है -1 प्लस आयोटा, इस केस में जो आपके पास सोल्यूशन आएगा वो आएगा थीटा, जो आपके पास आएगा वो आएगा टेंजेंट, अगर मेरे पास z आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड एग्जांपल है ये -1 प्लस आयोटा, तो टेंजेंट इनवर्स y आपके पास है 1 और -1, ये आपके पास बन जाएगा माइनस, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये बेसिकली मेरे पास आ जाएगा -π/4, ठीक है। ये आपके पास क्या आएगा -π/4, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब चूँकि टेंजेंट इनवर्स -π/4 है तो ये आपके पास बेसिकली बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपने क्या करना होता है पाई माइनस माइनस ये, तो ये आपका इसको सोल्व करके आपके पास सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है -1 माइनस आयोटा, तो -1 माइनस आयोटा का अगर मैंने लिखना है तो वो बेसिकली आपके पास टेंजेंट इनवर्स आपके पास ये बन जाएगा -1/-1, ये 1 हो जाएगा, तो ये टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 ही होता है, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लेकिन इस केस में जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कैसे निकलेगी,
उसमें आपने क्या करना है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये आपके पास दोनों नेगेटिव जो हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में थे, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करते थे, पाई प्लस कर देते थे, ठीक है। तो पाई प्लस करके ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5π/4, ठीक है। ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में था। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में था। थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मैंने जब पहले आर्गूमेंट ऑफ जी निकाला, ये बेसिकली आपके पास जी है अगर, तो ये आर्गूमेंट ऑफ जी है, ठीक है। ये आर्गूमेंट ऑफ जी ये है, आर्गूमेंट ऑफ जी मैंने फाइंड किया, वो आया π/4। चूँकि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में था तो इसका मतलब है पाई में ऐड करना है π/4, ठीक है। तो ये जब ऐड किया तो 5π/4 सोल्यूशन आपके पास आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आर्गूमेंट्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें, फॉर एग्जांपल आपको आर्गूमेंट निकालना आ जाता है जी, आर्गूमेंट निकालना है आपने अयोटा का। अब अयोटा है तो अयोटा के साथ मेरे पास बेसिकली इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0 + अयोटा, जी मेरे पास अब 0 + अयोटा है, ठीक है। इसमें जो y है वो 1 है और x मेरे पास 0 है, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स y/x, x मेरे पास 0 है तो ये टेंजेंट इनवर्स 0, तो टेंजेंट इनवर्स 0 कहाँ पे होता है, वो π/2 पे होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो इसका मतलब है कि ये π/2 ही रहेगा, इसका आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू भी यही रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे देते हैं वो 2 है, तो अब 2 में आप क्या कर सकते हैं, +0 अयोटा ऐड कर लें आप, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स y/x, तो ये आपके पास बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 0, तो ये आपके पास भी इसका भी डायरेक्ट वही सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं जो आप प्रिंसिपल वैल्यू या आर्गूमेंट ऑफ जी जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट एक और कुछ चीज़ें हैं, वो आर्गूमेंट अगर आपने निकालना है, फॉर एग्जांपल आर्गूमेंट यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा लिखता हूँ, आर्गूमेंट निकालना है आपने Z1 और Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका आर्गूमेंट निकालना है। तो ये बेसिकली लॉग का लॉ जिस तरह यूज़ होता है, आर्गूमेंट भी इसी तरह ही यूज़ होगा। वो क्या किस तरह आप करेंगे, आप इसका आर्गूमेंट अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे आप, इसका ये सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, ये दोनों आपने ऐड अलग से निकाल के ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आर्गूमेंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। सिमिलरली अगर स्टूडेंट्स आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन हो रही है तो इसमें आर्गूमेंट कैसे निकलेगा, आपने वही लॉ के मुताबिक मैंने आपको बताया कि वो आप उसको उसी लॉ के अकॉर्डिंग माइनस कर दें, लॉग के जिस तरह हम यूज़ करते थे, ठीक है। ये है वैसे डिफरेंट, लेकिन याद रखने के लिए आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह लॉग में होता था कि दो नंबर्स का लॉग आपके पास प्रोडक्ट नंबर है तो वो आप ऐड कर देते हैं अलग अलग लॉग लेके, इसी तरह आर्गूमेंट में भी यही होगा कि अगर दो प्रोडक्ट में है तो आप दोनों का अलग अलग निकाल के उनको ऐड कर दें। सिमिलरली अगर दोनों की डिवीजन हो रही है तो दोनों का आर्गूमेंट निकाल के उनको माइनस कर दें, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एग्जांपल है जो कि आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अयोटा 1 + अयोटा ओवर 1 - अयोटा√3। अब अगर मुझे वो कहता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालें आर्गूमेंट की या खाली आर्गूमेंट निकालें, दोनों में से कुछ भी आपको वो कह सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको लेट कर लेते हैं, ये आपके पास z है, इसकी आपने निकालनी है, ठीक है। आप इसका आर्गूमेंट निकालें, इसका आर्गूमेंट निकालें, दोनों को ऐड कर दें, फिर इसका आर्गूमेंट निकालें, जो इसके एडिशन का आंसर आया होगा वो इसमें से फाइनल माइनस कर दें, ठीक है। मतलब इन दोनों का ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा इसका आर्गूमेंट निकाल के वो माइनस कर देंगे तो वो आपका फाइनल आर्गूमेंट ऑफ जी आएगा, ठीक है। मतलब आप इसको बेशक कह दें कि ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, तो आप पहले आर्गूमेंट ऑफ Z1 निकालेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे आर्गूमेंट ऑफ Z2 और फिर आप उसमें फाइनल डिवाइड कर देंगे आर्गूमेंट ऑफ इसको आर्गूमेंट ऑफ Z3 से, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन जो आएगा वो आपके पास आर्गूमेंट ऑफ जी आ जाएगा। तो उसके बाद जब आपने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चेक करनी होगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ सकती है। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इसके अयोटा इसका आप कह लें कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, अयोटा का साइन चेंज करके, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जो सिंप्लीफाई फॉर्म जो आप मैट्रिक में काम करते हैं, इंटर में काम करते हैं, तो वो सिंप्लीफाइड हो के आपके पास a + b अयोटा इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसके नीचे वाले का साइन जो है अयोटा का साइन वो चेंज करके, अयोटा का साइन चेंज करने का मतलब होता है इसका आप निकाल रहे हैं कॉन्जुगेट,
नीचे वाले डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी a प्लस बी आयोटा। इस फॉर्म में जब आपके पास आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस किस क्वाड्रेंट में है। उस क्वाड्रेंट से आप जो है वो फाइनल अपनी प्रिंसिपल वैल्यू का डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे अपने होम टास्क में, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट जो हमारा ये ब्रीफली हम डिस्कस कर रहे हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो आगे आपके पास यूज़फुल हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए आप ज़रा एक्टिव रह के इनको देखते जाएँ काइंडली। नेक्स्ट है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म जो होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम देखने लगे हैं वो क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप किस तरह से निकाल सकते हैं। फॉर z अगर आपके पास इस तरह है, z है x प्लस y आयोटा, इस तरह की फॉर्म में आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये x y की जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं आपके पास, ठीक हो गया स्टूडेंट। अगर आपने इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है तो वो पोलर फॉर्म इस तरह से आपके पास आती है। z की जो पोलर फॉर्म है, इस z की वो आपके पास होगी r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड होगी, मतलब r आपके पास क्या होगा, z की मैग्नीट्यूड, जो आप अभी सबसे पहले एग्जांपल में सॉल्व करके निकाल चुके हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट होगा, ठीक है। तो जस्ट आपने ये दो चीज़ें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कि अभी प्रैक्टिस करके आए हैं, वो दोनों चीज़ें निकाल के आप यहाँ पे पुट कर दें तो ये आपके पास पोलर फॉर्म बन जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये है आपके पास, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मैं लिखूँ तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा, ठीक है। ये आपके पास z इज इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा। अब ये जो e की पावर आयोटा थीटा होता है वो आपके पास होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस चीज़ को बोलते हैं आयलर, ये बेसिकली आयलर फार्मूला कहलाता है, ठीक है। ये बेसिकली आयलर मैथमेटिशियन था, उसने ये बनाया था, तो इसलिए उसके नाम पे है ये आयलर फार्मूला। दोबारा से देखें स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी आपके पास x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में है, आपने अगर इसका पोलर फॉर्म लिखनी है तो वो ये है, ठीक है। ये इसकी पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसमें r आपके पास क्या होगा, r आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड होगी और थीटा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट होगी वो होगी, ठीक है, हो गया। अब इसको अगर मैं इस क्लोज फॉर्म में लिखूं तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, e की पावर एयोटा थीटा की फॉर्म, ठीक है। e की पावर एयोटा थीटा आपके पास कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलते हैं आयलर फार्मूला, ठीक है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की आयलर फॉर्म अगर वो कहे तो वो बेसिकली ये है, ठीक है। आयलर फॉर्म ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कहे तो वो ये है, बेसिकली दोनों इक्वल ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अगर हम किसी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं और हम उसकी पोलर फॉर्म निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लिख लेता हूँ, लेट सपोज चले मैं एक ही थोड़ा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जांपल z है मेरे पास 1 प्लस आयोटा, फिर 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर डिवाइड करना है 1 प्लस आयोटा से। अब मैंने अगर इसका पोलर फॉर्म निकालनी है तो पोलर फॉर्म के लिए मुझे स्टूडेंट दो चीज़ें चाहिए, एक चीज़ मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और एक मुझे इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखूं तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे अगर मैंने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो मैग्नीट्यूड अगर z की निकालनी है तो वो बेसिकली कैसे निकलेगी, इन तीनों की अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं z1 कह दूँ, z2 कह दूँ और इसको मैं z3 कह देता हूँ, तो z1 की मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या आएगी जी, वो आएगी 2 अंडर रूट 2, 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर अंडर रूट 2, ठीक है। प्लस z2 की मैग्नीट्यूड क्या आएगी जी, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 4 और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 का स्केयर 1 है, अंडर रूट 3 का स्केयर 3 आएगा, 1 प्लस 3 4 और उसका अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका जो आएगा z3 का, इसकी मैग्नीट्यूड आपके पास अंडर रूट 2 आएगी, ठीक है। 1 प्लस 1 2 का अंडर रूट 2, ठीक हो गया स्टूडेंट। अगर मैं इसकी फाइनल जो z की मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइनल फॉर्म में लिखूँ तो z की, तो वो बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगी, वो आएगी, हाँ जी, वो आएगी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1
ठीक है। इसकी √2 थी, सॉरी मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है। √2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय √2। तो ये अगर मैं सिंप्लीफाई फॉर्म कर दूँ तो ये बेसिकली आपके पास r जो है वो 2 आ जाता है, ठीक है। ये r आपके पास क्या था, z की मैग्नीट्यूड, आप देख सकते हैं √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास r जो है वो √2 आ जाएगा, सॉरी r जो आएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर मैंने इसका आर्गूमेंट निकालना है, आर्गूमेंट बेसिकली चाहिए ना मुझे, अब आर्गूमेंट में मुझे निकालना है, तो इसका आर्गूमेंट कैसे निकलेगा। इसका आर्गूमेंट अगर मैं इसको z1 का आर्गूमेंट प्लस z2 का आर्गूमेंट, अच्छा अगर मैं यहाँ से इसको लिखूँ जी, ये z इसके इक्वल था ना, तो आर्गूमेंट ऑफ z बेसिकली आएगा आर्गूमेंट ऑफ z, हाँ जी वो किसके इक्वल आएगा, आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2, ठीक है, और माइनस कर देंगे आर्गूमेंट ऑफ z3, ठीक है। इन दोनों का ऐड करना है और इसको माइनस कर देना, जो कि अभी मैं आपको बता के आया हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट जो z1 का आर्गूमेंट आएगा वो टेंजेंट इनवर्स y/x 1 है, टेंजेंट इनवर्स 1 होगा बेसिकली, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट ही लेनी है, ठीक है। पोस्ट वही आ जाएगी, एज इट इज़ ही आ जाएगी, ठीक है। ये तीनों बाई चांस मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, तीनों अगर मैं देखूँ ये भी और ये भी, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका आर्गूमेंट बेसिकली क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स y/x 1 है, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स 1 जो है वो बेसिकली क्या होता है, π/4, ये मैंने अब डायरेक्ट लिखा है इसका, ठीक है। सिमिलरली जब आप टेंजेंट इनवर्स y/x करेंगे तो ये टेंजेंट इनवर्स √3 आएगा। टेंजेंट इनवर्स √3 जो है आपके पास वो स्टूडेंट होता है π/3 के इक्वल, वो 60 आएगा। 60 को जब आप रेडियन में लिखेंगे तो वो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। दोबारा से देखें ज़रा, इसका आर्गूमेंट आपने निकालना है, तो ये तीनों चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब है आर्गूमेंट और आपने निकालनी प्रिंसिपल वैल्यू है। लेकिन चूँकि अगर आपके पास तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप जो इसकी आर्गूमेंट निकालेंगे वही उसकी प्रिंसिपल आर्गूमेंट वाली वैल्यू होगी, चूँकि आपके तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हैं। तो इसका अगर मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट या आर्गूमेंट निकालना है तो वो टेंजेंट इनवर्स y/x, y यहाँ पे 1 है और x 1 है, तो दोनों डिवाइड करके 1 ही आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट इनवर्स 1 जो है वो आपके पास π/4 आ गया। सिमिलरली इसका टेंजेंट इनवर्स √3/1 √3 आएगा। टेंजेंट इनवर्स √3 जो है वो 60 होता है, तो वो π/3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे भी जब करेंगे तो वो आपके पास π/4 आएगा, तो ये माइनस π/4 हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट होकर स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा π/3। तो ये मैंने फाइनल निकाल लिया π/3, ये आ गया आर्गूमेंट ऑफ z, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं अगर अपना वो पोलर फॉर्म लिखूँ तो पोलर फॉर्म क्या थी, वो ये थी z = r cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। तो मेरे पास z r की वैल्यू 2 आई थी और ये cos π/3 प्लस एयोटा साइन π/3, तो ये मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी को अगर हम क्लोज फॉर्म में लिखें तो वो थी z था r e⁻θ, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो ये बन जाएगा 2 e⁻ और थीटा आपके पास π/3 था। तो ये भी आपके पास, इसको हम कहते हैं आयलर फॉर्म कह लें। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं पोलर फॉर्म को, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ज़्यादा सूटेबल ये वाली फॉर्म है आपके पास, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रही है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी और ये भी, और ये इसको आप आयलर फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की आयलर फार्मूला कह लें, ये आयलर फॉर्म कह सकते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। आई होप कि आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। अब मैंने थोड़ा सा बताऊं तो मैंने सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालना बताई कॉम्प्लेक्स नंबर की, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं। फिर थर्ड मैंने आपको भी बताया है कि हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से ईजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथम, ठीक है। लॉग बेसिकली वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथमिक फंक्शन अगर आपके पास आए तो वो किस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लॉगरिथमिक फंक्शन, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग निकालना हो ना, ठीक है स्टूडेंट, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आप लॉगरिथम निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ z आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो किसके इक्वल आएगा, हाँ जी वो इक्वल आएगा लॉग ऑफ
z की मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम निकालना चाहते हैं तो वो log ऑफ z की मैग्नीट्यूड लेना है आपने, और आर्गूमेंट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट लेके आपने आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे मतलब आप दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे ये, तो ये दोनों वैल्यूज़ जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अब कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, ठीक है, 1 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है। अगर मैंने इसका लॉग निकालना है तो log ऑफ 1 प्लस आयोटा जो है वो किस तरह से निकलेगा, पहले मुझे अब log ऑफ 1 प्लस आयोटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, मुझे log ऑफ 1 प्लस आयोटा निकालने के लिए पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड इसकी आएगी √2, ठीक है। और इसका जो मैंने निकालना है तो ये बेसिकली अगर ये बेसिकली आ जाएगा log ऑफ √2, ठीक है। ये मैं देख सकता हूँ कि √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 ये आ जाएगा प्लस आयोटा। अब चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आर्गूमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू सेम ही होगी। आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z टेंजेंट इनवर्स y ओवर x 1 1 है, तो टेंजेंट इनवर्स 1। तो अभी मुझे पता है कि जो मैंने अभी आपके सामने जो एग्जांपल सॉल्व किया तो मुझे पता है कि वो π/4 होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका डायरेक्ट अगर हम सोल्यूशन निकालें तो वो यही आएगा, ठीक है। सिमिलरली चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसी की लॉगरिथम अगर आपने निकालना है, लॉग निकालना है, किसका लॉग निकालना चाह रहे हैं जी, आप लॉग निकालने जा रहे हैं -1 माइनस आयोटा का, ठीक है। तो इसका किस तरह से निकलेगा जी, ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये अगेन √2 ही रह जाएगा, ठीक है, प्लस आयोटा। हाँ जी, अब ये आप देखें तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई प्लस कर देते हैं, किसमें, आर्गूमेंट ऑफ z। तो इसका आर्गूमेंट ऑफ z बेसिकली क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स -1 ओवर -1, वो टेंजेंट इनवर्स 1 होगा, वो दोबारा 1 π/4 बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये बेसिकली पाई किस वजह से आया, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। प्रिंसिपल वैल्यू में आपको मैंने बताया था कि आपने पाई ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा वो आपके पास अगर हम लिखें तो ये, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूँ तो ये log की प्रॉपर्टी के मुताबिक पावर 1/2 पीछे चली जाएगी, ठीक है, पावर 1/2 पीछे चली गई, log 2, ठीक है, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, ठीक है, प्लस आयोटा, ये बन जाएगा 5 π/4। ये आपके पास आ जाएगी इसकी log की वैल्यू, log ऑफ -1 माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप log निकाल सकते हैं, आयोटा का भी निकाल सकते हैं, माइनस आयोटा का भी निकाल सकते हैं, 2 का भी निकाल सकते हैं, 0 का भी निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, 0 इसमें 0 आयोटा ऐड कर लें, इसमें भी 0 आयोटा ऐड कर लें, ठीक है। इसमें आप अगर आप निकालना चाहते हैं तो आयोटा 0 कर लें, इसमें भी 0 ऐड कर लें। तो वो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर मेरे पास अब अगर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो पावर फॉर्म में है। पावर फॉर्म में मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो सिंपल